नमस्कार प्रशिक्षुओं, साथियों और मित्रों। डीएलएड का कंटेंट, बीएड का कंटेंट और एमएड का कंटेंट अर्थात एजुकेशन जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ ये कंटेंट आपको मिलता है। तर्क या तर्कणा का अर्थ और स्वरूप बताइए, इसके प्रकार बताइए। ठीक है, तो अब हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का। तर्कणा एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है, यानी तर्क जब कर लेते हैं तो इसका मतलब मैंने पहले चिंतन कर लिया है, मैंने सोच लिया है, मैंने विचार कर लिया है। इसीलिए तर्कणा, ये तर्क एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने चिंतन को सिस्टमेटिक करता है, यानी क्रमबद्ध करता है, और तर्क वितर्क के आधार पर एक निश्चित निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है या पहुंचने का प्रयत्न करता है। उसे ही हम तर्कणा कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? यानी तर्कणा का अर्थ है तर्क एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने चिंतन को क्रमबद्ध करता है व तर्क वितर्क के द्वारा आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है या पहुंचने का प्रयत्न करता है। तो उसे ही हम तर्क या तर्कणा कहते हैं। ठीक, तर्कणा के स्वरूप को समझना है तो तीन बातों से हम समझ सकते हैं। पहला बिंदु है, यह चिंतन की एक प्रक्रिया है। तर्क करना यानी चिंतन की एक प्रक्रिया। तर्क के क्रमबद्धता पाई जाती है। तर्क में क्या होता है, सिस्टम एक होता है, सिस्टमेटिक होता है, यानी एक आर्डर होता है, उसका क्रमबद्धता। इसमें व्यक्ति पक्ष व विपक्ष दोनों का तर्क करता है। ठीक है, नफ़ा नुकसान, फायदा और हानि का, लाभ का, दोनों का चिंतन करता है। इसमें तर्क के दोनों पक्षों का चिंतन किया जाता है। तो ये इसका स्वरूप है, यानी कि एक चिंतन वाली प्रक्रिया है। इसमें सिस्टम होता है, क्रमबद्धता होती है, और इसमें पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, और दोनों के बारे में सोचा जाता है, चिंतन किया जाता है, मंथन किया जाता है, तर्क किया जाता है। ठीक, फिर तर्क के जो प्रकार हैं वो 5 प्रकार हैं। निगमनात्मक, निगमन विधि जिसे कहते हैं, आगमनात्मक, ठीक है, और आलोचनात्मक जिसमें आलोचना, सादृश्यवाची और प्रसंभाव्यता। ठीक, अब हम देखते हैं कि निगमात्मक, निगमनात्मक यानी डिडक्टिव मेथड जो है, सॉरी रीजनिंग, वो क्या है। यानी निगमनात्मक तर्कणा वैसी तर्कणा को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है। इस ढंग की तर्कणा मानव और पशु दोनों में पाई जाती है। निगमनात्मक तर्कणा इस तरह के न्याय वाक्यों के आधार पर निकाले जा सकते हैं और उसका परिणाम इस प्रकार हम देख सकते हैं। जैसे जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है, यानी तो पहाड़ पर जब धुआं है तो इसका मतलब ये हो गया पहाड़ पर आग है। ठीक, ये एक स्टेटमेंट ये दे दिया गया यहाँ पे कि जहाँ जहाँ धुआं है, ये नियम है। निगमन माने होता है नियम पहले, ठीक, पहले नी से नियम। और तो अब यहाँ पर देखिए, सभी मनुष्य मरणशील है, दूसरा नियम इन्होंने बता दिया। तो यानी मोहन एक मनुष्य है तो वो भी मरेगा एक दिन। तो ये तर्क जो होगा वो निगमनात्मक तर्क होगा। दूसरी बात है, जैसे ओम्स लॉ, यानी पहले नियम हमने बना दिया VIR, ठीक है, तो V बराबर ये नियम है। अब इसी के आधार पर I बराबर हम कर लेंगे और R बराबर कर लेंगे, यानी कि पहले नियम और उसके बाद आगे का निष्कर्ष निकालना है मुझे। तो इसी को निगमनात्मक तर्क कहते हैं। क्लियर? डिटेक्टिव रीजनिंग समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगमन। आगमन में पहले इंडक्टिव, यानी पहले उदाहरण के द्वारा हम सूत्र निकालने का प्रयत्न करते हैं कि नियम क्या है, आखिर इसका सिद्धांत या इसकी थ्योरी क्या बनेगी। आगमनात्मक तर्कणा वैसी तर्कणा को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति दिए तथ्यों को अपनी ओर से जब तक उसमें जोड़ता है, अर्थात तथ्यों का
सृजन नहीं करता है, समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे थ्योरी खूब पढ़ ली है, प्रैक्टिकल हम नहीं करेंगे तब तक थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल को थ्योरी से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। और प्रैक्टिकल क्या है, उदाहरण। तो आगमन रुच 1967 1967 ने आगमनात्मक चिंतन को परिभाषित करते हुए कहा कि आगमनात्मक यानी इंडक्टिव रीजनिंग जो होता है उनमें चिंतक अपनी कल्पना के आधार पर कुछ ऐसी नई चीज़ों को जोड़ लेता है जो प्रस्तुत आंकड़ों से सीधे ज्ञात नहीं कर किए जा सकते। ठीक है, इस तरह की तर्कना को सृजनात्मक चिंतन द्वारा अधिक प्रयोग में लाई जाती है। यानी आगमनात्मक तर्कना को हम सृजनात्मक चिंतन के रूप में प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब देखिए आलोचनात्मक, यानी जिसमें हम क्या करते हैं, इवेलुएटिव, ठीक है, रीजनिंग, यानी इस प्रकार मूल्यांकन करते हैं एक तरीके का, और इसमें अच्छाई बुराई दोनों शामिल होती हैं। इस प्रकार की तर्कना में व्यक्ति किसी वस्तु घटना के बारे में सोचते समय या किसी समस्या का समाधान करते समय प्रत्येक उपाय के गुण और दोष की परख कर लेता है, और वह प्रत्येक विचार यानी आइडिया की प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस को ठीक ढंग से जांच करने के बाद ही एक अंतिम निर्णय लेता है। दूसरों द्वारा किसी तथ्य या विचार को दिए जाने पर भी उसे हूबहू स्वीकार नहीं करता है, उसके गुण दोष की परख के बाद ही वह किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसे ही हम आलोचनात्मक तर्कना कहते हैं। सादृश्यवादी तर्कना माने एनालॉजिकल रीजनिंग, इस तरह की तर्कना में उपमा के आधार पर तर्क किया जाता है, तर्क वितर्क किया जाता है, और उस तर्क वितर्क करते हुए चिंतक किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है या पहुंचने का प्रयास करता है। जैसे मान लिया जाए कि शिक्षक छात्र से यह प्रश्न पूछते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई राणा प्रताप के समान भी एक वीरांगना कैसे थी। इस समस्या के समाधान के लिए छात्र यह सोच सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से हार नहीं मानी थी, और ठीक उसी तरह राणा प्रताप ने भी सम्राट अकबर से हार स्वीकार करना अपने मान के खिलाफ समझा था। सचमुच राणा प्रताप जैसे वीर पुरुष के समान ही रानी लक्ष्मीबाई भी एक मशहूर वीरांगना थी। इस तरह के चिंतन को सादृश्यवाची तर्कना कहते हैं। ठीक है, जब तुलनात्मक अध्ययन करके हम और तर्क करते हैं और किसी कथन या निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, उस प्रकार के चिंतन को हम सादृश्यवाची चिंतन या तर्कना कहते हैं। ठीक, यहाँ तर्क पढ़ रहे हैं। प्रसंभाव्यता माने प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग, यानी इस तरह की तर्कना में व्यक्ति उस तरीकों का ध्यान देता है जिसमें यह निर्णय लेता है कि किसी विशेष घटना के होने की संभावना क्या है। ठीक है, कि क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है। जैसे मान लिया कि आप किसी सिक्का को 8 बार हवा में उछालते हैं, तो ज़मीन पर गिरने पर सिक्का के जो दो पहलू हैं, हेड एंड टेल, वो किन किन परिस्थितियों में किस प्रकार से नीचे गिरेंगे। जैसे टेल हो सकता है, हेड हो सकता है, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है। फिर अब देखिए टेल आ सकता है, टेल आ सकता है, टेल यानी 4 बार टेल आ सकता है, 4 बार हेड आ सकता है, फिर 4 बार हेड आ सकता है, 4 बार टेल आ सकता है, इस तरीके से। ठीक है, तो यह सब जो हम तर्क कर रहे हैं यही प्रसंभाव्यता तर्क वाला तर्क है। अधिकतर उम्मीद है कि व्यक्ति अपना सही उत्तर के रूप में एक को चुनेगा, क्योंकि उसमें चित्त या पट के होने की यादृच्छिक यानी रैंडम, ठीक है, संभावना बतलाया गया। हम लोग यह जानते हैं कि सिक्के के उछाल का परिणाम यादृच्छिक ही होता है। उत्तर 3 में जो चित्त तथा पट के परिणाम बतलाए गए हैं उसमें क्रमबद्धता सिस्टेमाइजेशन अधिक है, क्योंकि उत्तर 2 में प्रथम 4 टी की संभावना
दिखलाई गई है और उत्तर 3 में प्रथम 4 ही में हेड की संभाव्यता दिखलाई गई है। ठीक, यानी इस प्रकार से तर्क 5 प्रकार के होते हैं। पहला तर्क है आपका निगमनात्मक, दूसरा तर्क है आगमनात्मक, जिसमें उदाहरण बाद पहले होता है और थ्योरी बाद में, वहाँ पे नियम पहले होता है उदाहरण बाद में। निगमनात्मक में नी से नियम, आगमन माने उदाहरण के द्वारा हम कोई नतीजा निकालने की चेष्टा करते हैं। आलोचना में हम, ठीक है, हूबहू स्वीकार नहीं करते हैं, उसमें अच्छाई बुराई गुण दोष का जिक्र करते हैं, आलोचनात्मक तर्क कहलाता है। सादृश्यवाची माने एक दूसरे की तुलना करके जब हम जो निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करते हैं या उसमें कंक्लूजन हल निकालते हैं या किस समस्या का समाधान ढूंढते हैं, उसे ही हम सादृश्यवाची तर्कणा के नाम से जानते हैं। प्रसभ्यता माने किसी परिस्थिति में क्या कैसे हो सकता है, कितनी बार क्या हो सकता है, ठीक है, ऐसा चिंतन प्रसंभाव्यता तर्कणा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तर्क क्या है? एक प्रकार का चिंतन है और उस चिंतन के आधार पर हम सिस्टमेटिक रूप से सोचते हैं, पक्ष विपक्ष में दोनों में सोचते हैं, दोनों के विषय में चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं। एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है तर्क, जो तर्क में बाहर निकल के आती है बात ना, मंथन नहीं होता है, मन मानसिक नहीं होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने चिंतन को क्रमबद्ध करता है और तर्क वितर्क के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयत्न करता है। धन्यवाद। आशा है कि तर्क के विषय में आप समझ पा रहे होंगे। धन्यवाद।